बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम सर। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर अहमद जिब्रान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये कोर्स अरेंज किया और आई बिलीव ये पाकिस्तान में मेरा पहला कोर्स है बिजनेस प्रोसेस इंटीग्रेशन पर। मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। मेरा नाम तारिक इब्न अज़ीज़ है और मैं पाकिस्तान मुल्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन मेरी सारी ज़िंदगी जो है वो पिंडी और इस्लामाबाद में गुज़री। मेरी इब्तदाई तालीम भी वहीं से हुई। आई डिड माई मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस फ्राम कायदर्स यूनिवर्सिटी। 1985-86 का सेशन था। उसके बाद फिर मैंने कुछ गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन की, फिर मैंने मुल्तान यूनिवर्सिटी ज्वाइन की। वहाँ 95 तक मैंने पढ़ाया और फिर मैं अमेरिका चला गया। वहाँ से मैंने मास्टर्स किया और कनाडा शिफ्ट हो गया। 5 साल मैंने कनाडा में गुजारे और फिर उसके बाद मैं सऊदी अरब आ गया। तो इस वक्त फिर मैं जब से सऊदी अरब आया हूँ, मैं किंग फहद यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड मिनरल में पढ़ा रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि 22 साल हो गए मुझे यहाँ पढ़ाते हुए। और ये कोर्स जो है हमने 2014 में हमने शुरू किया था यहाँ किंग फहद यूनिवर्सिटी में। बहुत अच्छा कोर्स है। इसको मैंने अपने कॉलेज में करिकुलम का हिस्सा बना दिया है। तो अब ये कोर्स हमारे करिकुलम में रेगुलरली पढ़ाया जाता है। उसके अलावा हमने SAP के और भी बहुत से कोर्सेज स्टार्ट किए और उनमें से ये हमारा जो है वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम या कोर्स कह लें आप लोग। जहाँ मैं डॉक्टर जिब्रान साहब का शुक्रिया अदा करूँगा, वहीं मैं मक्का फाउंडेशन का भी शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने इस कोर्स को जो है सपोर्ट किया है। उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अब आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग अपना तारुफ करवाएं ताकि उसके बाद फिर हम अपना कोर्स स्टार्ट करें। जज़ाकल्लाह। मैं अहमद जिब्रान से कहूँगा कि अहमद जिब्रान ज़रा अपना तारुफ करवाएं और अपनी ऑर्गेनाइजेशन का तारुफ करवा दें। बहुत शुक्रिया तारिक साहब, जज़ाकल्लाह आपका टाइम देने का। जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है कि दी पंजाब स्कूल पिछले 30 सालों से लाहौर के अंदर एक वन ऑफ द बिगेस्ट स्कूल चेन है। तो उसके अंदर ये कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल लर्निंग डिवीजन है, TPS ट्रेनिंग्स, उसके नाम से हम मुख्तलिफ प्रोफेशनल कोर्सेज करवा रहे हैं। और उसके अंदर हमारी कोशिश है कि हम पूरी दुनिया से जितने कोई बेस्ट ट्रेनर्स हो सकें और बेस्ट पॉसिबल स्किल्स जो पाकिस्तान के यूथ के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए फ़ायदेमंद हो सके उनके मुस्तकबिल के लिए, उसको हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो ये एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है और इंशाल्लाह मज़ीद कोर्स के अंदर साथ साथ हम मज़ीद भी अपने बारे में भी बताते रहेंगे और जो भी कोई क्वेरीज होंगी उसका हम जवाब देते रहेंगे। अरसलान वहीद साहब, आप अपना तारुफ करवा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अरसलान वहीद है और मेरा ताल्लुक कैनेडी यूनिवर्सिटी से है। तारिक साहब से जो हमारा इंटरेक्शन था, इट वाज इन यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, जब पहली दफ़ा SAP के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से सर एज इंस्ट्रक्टर हम लोगों को कोर्स डिलीवर किया था ये वाला। तो आई हैव बीन सर्टिफाइड एज वेल। और अगेन ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो मक्का फाउंडेशन ने, जिब्रान साहब ने और सर ने कलेक्टिवली लिया है। और आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड, मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी काफ़ी प्रमोट किया है कि दिस इज समथिंग विच इज़ क्वाइट वैल्यूएबल। और इस प्राइस पॉइंट के ऊपर सेल्डमली ही आपको जो वैल्यू डिलीवर हो रही है इस कोर्स के अंदर, या जो पोटेंशियल आउटलाइन है
वो definitely it is one of the best that could be offered. So this was about me as a again तारिक साहब की इंटरेक्शन के लिए और once again को एक रिफ्रेशर के तौर पे I wanted कि मैं भी इस कोर्स को ज्वाइन करूं. So thank you again to जिब्रान साहब and तारिक साहब. जी उमर हैदर. जी अस्सलाम वालेकुम. उमर हैदर फ्रॉम मुल्तान. मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई है और साथ में एग्जीक्यूटिव एमबीए किया है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में. मैं बेसिकली एक सॉफ्टवेयर हाउस के साथ कनेक्ट हूँ जहाँ पे हम लोग ईआरपीस बनाते हैं. मुल्तान के अंदर ही मेरी ये जॉब है. साथ में मैंने अपना एक इनिशिएटिव लिया था ब्रीडिंग सॉल्यूशंस के नाम से. तो सून मैं उसके ऊपर शिफ्ट हो जाऊंगा. वहाँ पे भी हम लोग ईआरपी ही बनाते हैं और रियल एस्टेट में बेसिकली डील करें. ईआरपी में जैसे स्टार एक सैप ही है, तो सैप का कोर्स करने का मेरा मकसद यही है कि मैं अपनी ईआरपी के अंदर सैप की कुछ इंडिकेशंस कर सकूं और सैप को मुझे समझ सकूं. माशाल्लाह उमर, बहुत खुशी हुई सुनकर कि आप जो है ईआरपी में काम कर रहे हैं और अपना डेवलप कर रहे हैं. अल्लाह ताला आपके काम में बरकत दे. और आई थिंक दिस इज़ वेरी नाइस कि आपको ये मौका मिलेगा इस कोर्स में डेफिनेटली इस चीज़ को देखने का. और मैं इस कोर्स के हवाले से मैं ये कहता हूँ कि और या एसएपी के हवाले से कि एसएपी की जो हमारी केस स्टडीज़ हैं वो ऐसी हैं कि जो हर मेजर को जो है वो टच करती हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है या कंप्यूटर साइंस है या बिजनेस डिपार्टमेंट है. अब यहाँ पर जब मैं ये कोर्स ऑफर करता हूँ तो यू विल बी सरप्राइज्ड कि कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ से स्टूडेंट मेरे कोर्स में ना आया हो. केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बिजनेस, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ये तमाम बच्चे जो हैं ये मेरे पास यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए. थैंक यू सर, आपने ये इनिशिएट किया और डेफिनेटली बहुत अच्छा कोर्स है ये. उमर इकबाल, आप अपना तारुफ करवाइए. अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी. मैं उमर इकबाल मुल्तान साइड से हूँ और करंटली आई एम स्टूडेंट ऑफ आईसीएमए पाकिस्तान और मुल्तान से मैं ये डिग्री कर रहा हूँ. और मैं जो है तकरीबन 6 पेपर लेफ्ट हो हैं, तो मैं इस सैप की साइड पे जाना चाह रहा हूँ. इसकी इंटरेस्ट है बड़ा. और इसके अलावा 2 वर्कशॉप की थी हमारे इंस्टीट्यूट ने कराई थी ईआरपी सैप के हवाले से. तो मज़ीद इसको मैं ग्रूम करने के लिए सैप की तरफ. थैंक यू. जज़ाकल्लाह खैर. मैं 1-2 चीज़ें और भी बताता चलूँ आप लोगों को. मैंने जो यहाँ पर KFUPM में मैंने जो टाइम गुजारा, मेरे लिए ये बहुत अच्छा टाइम था और है. यहाँ पर मुझे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में काम करने का मौका मिला और उनमें से जो है वो एक प्रोजेक्ट है जिसको हम कुरान प्रोजेक्ट भी कहते हैं. और उसमें हमारे यहाँ पर जो प्रोफेसर साहब हैं यूनिवर्सिटी के, उन्होंने कुछ कोर्सेज डेवलप किए हैं और अल्टीमेटली 1989 से उन्होंने ये काम शुरू किया था और अब आके उन्होंने अपने 5 कोर्सेज जो हैं फाइनलाइज किए हैं. और हर कोर्स जो है 15 से 20 घंटे का है. यानी पहला कोर्स कुरान का ऐसा है उन्होंने बनाया जिसको करने के बाद आदमी वो 50% ऑफ द कुरानिक वर्ड जो है ना वो सीख जाता है 15 से 20 घंटे में. और उनका जो ग्रामर सिखाने का तरीका है माशाल्लाह वो इतना अच्छा है कि वो एक दफ़ा सीख जाए आदमी तो फिर ज़िंदगी में कभी नहीं भूलता. उन्होंने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्निक्स इस्तेमाल की हैं अपने इस कुरान कोर्स के लिए. तो उसमें मुझे काम करने का मौका मिला. अब माशाल्लाह उन्होंने 5 कोर्सेज ऐसे डेवलप कर लिए हैं कुरान के हवाले से और हर कोर्स 15 से 20 घंटे का है. 15 से 20 घंटे का कि उसके बाद यूँ समझ लें कि 95%, 98% कुरान जो है इंसान को अरबी ज़बान में समझ आ जाता है. तो ये हम पहले समझते थे कि अरबी ज़बान बहुत मुश्किल है और इसका सीखना जो है नामुमकिनात में से है. कुरान की अरबी तो बहुत ही ख़ास है, लेकिन चूँकि अल्लाह ताला ने कहा है कि वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र
हमने कुरान को आसान बनाया है तो फिर इसको आसान होना चाहिए। और डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर अब्दुल अजीज़ अब्दुल रहीम साहब ने प्रूफ किया है कि ये जो है सॉफ्टवेयर, ये जो कोर्स है, ये इस मामले में वाकई पहला कोर्स करने के बाद आदमी को 50% कुरान समझ में आता है। हम चूँकि उर्दू वाले लोग हैं, हमें वैसे भी काफ़ी सारे अरबी के अल्फाज हमारे उर्दू में आए हुए हैं। जब मैंने ये पहला कोर्स किया उनका 20 घंटे का, 15 घंटे का, तो उसके बाद मुझे जब मैंने कुरान को अरबी में पढ़ना शुरू किया तो पता चला कि सिर्फ हर सफ़े पर 15 अल्फाज ऐसे हैं जो नहीं आते। तो कुल अल्फाज अप्रॉक्सीमेटली 135 के करीब हैं, तो 135 में से 15 नहीं आते, बाकी सारे मुझे आते थे पहले कोर्स के बाद। तो मैं आप सब लोगों को एनकरेज करूँगा कि उस मामले में भी आप थोड़ा सा अपने आप को लाएं और उस चीज़ को भी वो करें। दो चीज़ें और मैं इसमें इजाफा करना चाहता हूँ कि हमारे एक प्रोफेसर साहब हैं जो कसीम यूनिवर्सिटी में हैं, उन्होंने इन्हीं डॉक्टर अब्दुल अजीज़ साहब के साथ जो अंडरस्टैंड कुरान के नाम से वेबसाइट भी बनाई है, उन्होंने उनके लिए सॉफ्टवेयर डेवलप किया मोबाइल एप्लीकेशन का, और उसका नाम उन्होंने रखा विद द कुरान, यानी कुरान के साथ। और मेरा ख्याल है मैंने ज़िंदगी में ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं देखा जो इतना कॉम्प्रिहेंसिव और कुरान के हवाले से, रिसर्च के हवाले से, हिफ्स के हवाले से, और अब वो तमाम 5 कोर्सेज भी जो हैं उस सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल हैं। तो अगर कभी ज़िंदगी में मौका मिले आपको, आप ज़रूर इस चीज़ को रखिएगा, विद द कुरान। और वो भी इंशाअल्लाह जो प्रोफेसर साहब हैं जिन्होंने ये डेवलप किया है, डॉक्टर तनवीर साहब, उनको भी हम इस प्लेटफॉर्म पर लाएंगे कि वो अपने शॉर्ट कोर्सेज जो हैं मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के, और अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करें हमारे साथ, हमारे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के साथ। तो इंशाअल्लाह उनको भी हम लेकर आएंगे। उसके अलावा एक तीसरा इनिशिएटिव हमने लिया था जिसमें हमने एक वेबसाइट डेवलप की है जिसका नाम हमने रखा है QuranEasyWay.com। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग वेबसाइट है। इसमें हमने हर आयत की जो तफसीर है, 4 मेन तफसीरें, उनको हम जो है इसमें इनकॉर्पोरेट किया है कि भाई आयत बाय आयत जो है आपको हर आयत की तफसीर वहीं पर ही मिल जाए, बजाय इसके कि आप ढूंढते फिरें इधर उधर। डॉक्टर सार अहमद साहब की भी हमने जो तफसीर है वो आयत बाय आयत उसमें हमने इनकॉर्पोरेट कर दी है। तो किसी भी आयत पे जाएं और उसकी तफसीर देखना चाहें तो आपको 4 मुख्तलिफ तफसीर जो है वहाँ पर मिल जाएंगे इंशाअल्लाह। तो ये भी QuranEasyWay.com। तो इस सिलसिले में भी अगर आपको कोई हेल्प चाहिए हो ज़रूर आप कहिएगा। तो ये तो था हमारा इंट्रोडक्शन। इस पर कोई सवाल जवाब होना चाहे तो ज़रूर कीजिए, उसके बाद हम रेगुलर क्लास शुरू करेंगे। ओके, आप लोगों को आवाज़ आ रही है? हर चीज़ क्लियर? मुझे आपका रिस्पांस चाहिए। जी सर, आवाज़ आ रही है आपकी, क्लियर आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे कोर्स की आउटलाइन है। तो सबसे पहले हम यूनिट नंबर 1 में देखेंगे कि ऑटोमेशन और बिजनेस प्रोसेसेस जो हैं वो क्या है हमारे पास। फिर हम SAP बेसिक्स और नेविगेशन की तरफ जाएंगे। फिर हम जंप करेंगे डायरेक्टली यूनिट नंबर 7 पे, ऑर्डर टू कैश प्रोसेसिंग, और फिर उसके बाद हम यूनिट नंबर 6 पर आएंगे, और फिर हम 3, 4, 5 पे जाएंगे, एंड देन 8, 9 एंड 10। तो ये हमारा जो है सीक्वेंस होगा। तो इसमें हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग को देखना है, हमने मैनेजरियल अकाउंटिंग को देखना है, परचेज टू पे यानी परचेजिंग डिपार्टमेंट कह लें आप, वो उस प्रोसेस को देखना है। प्लान टू प्रोड्यूस मैन्युफैक्चरिंग है, इसको हम देखेंगे इंशाल्लाह। ऑर्डर टू कैश सेल्स मैनेजमेंट है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसको हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हमारे पास आता है यूनिट 8 में इंटरनल ऑर्डर्स। ये मैनेजरियल अकाउंटिंग का मेजर पार्ट है यहाँ पर।
और उसके अलावा एसेट्स एंटरप्राइज एसेट्स मैनेजमेंट EAM। तो इसको पहले हम प्लांट मेंटेनेंस कहा करते थे, लेकिन अब जो है इसका नाम एंटरप्राइज एसेट्स मैनेजमेंट रख दिया गया इस टॉपिक का नाम। और फिर उसके बाद हम प्रोजेक्ट सिस्टम्स को देखेंगे और फिर हम आखिर में ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट में। तो ये है हमारे कोर्स का जो कह लें कंटेंट, और हम तकरीबन हर स्लाइड को और हर चीज़ को जो है डिस्कस भी करेंगे। जहाँ पर आपको सवाल हो आप इसको रोकिएगा, इसको हम इंटरेक्टिव बनाएंगे, बजाय इसके कि मैं बोलता जाऊं और आप सुनते जाएं। आप रोकिएगा, जहाँ डिस्कस करना हो उसको ज़रूर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो ऑटोमेशन ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस, हमारे बिजनेस में तकरीबन 11 से 12 लाइन ऑफ बिजनेसेस होती हैं, और जिसमें आप यूँ समझ लें कि किसी भी कंपनी का हर डिपार्टमेंट जो है वो एक लाइन ऑफ बिजनेस तस्वर किया जाता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया, मैनेजरियल अकाउंटिंग है, परचेजिंग डिपार्टमेंट है, तो ये भी एक लाइन ऑफ बिजनेसेस है। सेल्स डिपार्टमेंट है, परचेजिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, प्लांट मेंटेनेंस है, प्रोजेक्ट सिस्टम्स डिपार्टमेंट हो गया आपका, एसेट एंटरप्राइज मैनेजमेंट या ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट, जितने भी वेयर हाउस मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये तमाम जो लाइन ऑफ बिजनेसेस हैं इनके अंदर फिर प्रोसेसेस हैं। तो ये जो कोर्स है ये उन लाइन ऑफ बिजनेसेस को लेकर चलता है और फिर उनके अंदर जितने प्रोसेसेस हैं उनको डिस्कस करता है। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो कोर्स है ये SAP से रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये वर्ल्ड की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं किसी भी कंपनी में किसी बिजनेस प्रोसेसेस के हवाले से, ये उसको जो है डिस्कस करता है। सो फॉर एग्जांपल जब हम बात करते हैं परचेजिंग प्रोसेसेस की, तो अब किसी भी कंपनी में चले जाएं तो फर्स्ट जो ऑप्शन आता है या जो फर्स्ट प्रोसेस आता है दैट इज द परचेज रिक्विजिशन। सो परचेज रिक्विजिशन के बाद जो है फिर हम परचेज ऑर्डर बनाते हैं, एंड देन वंस परचेज ऑर्डर इज डन वी विल गो फॉर द गुड रिसीट्स, और गुड रिसीव्स हो गई तो इन्वेंट्री ऑपरेट हो जाती है, इनवॉइस साथ में आ जाती है, इनवॉइस कम्स इन, देन वी हैव टू मेक द पेमेंट। सो दिस इज द बिजनेस प्रोसेस इन द लाइन ऑफ बिजनेस। कौन सी लाइन ऑफ बिजनेस? परचेजिंग की लाइन ऑफ बिजनेस में ये तमाम प्रोसेसेस हैं। तो ये हम तमाम के तमाम जो है प्रोसेसेस डिस्कस करेंगे। अब उसमें चाहे वो Oracle का ERP है, इधर इट्स SAP ERP और Microsoft Dynamics और whatever the ERP you take, the business processes are the same. So if we learn something from here, we can apply in other ERP as well. एक इंटरेस्टिंग बात बताता चलूँ कि आई वाज डिलीवरिंग दिस कोर्स, मेरे एक स्टूडेंट जो है वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का, ही ज्वाइन दिस कोर्स। तो उसको जब जारी बात है यहाँ सऊदी अरब में लिखने का रिवाज बहुत कम है, बट दैट जेंटलमैन वाज राइटिंग एवरी word that he feels that it is important to note down. तो उसने इस कोर्स को किया और बड़े दिलजमी से किया। So after doing this course, he went for an interview. उस इंटरव्यू में उसने आके मुझे बताया जब बाद में, तो कहने लगा कि जी 25-30 लोग थे और मेरे इंटरव्यू की बारी आई, तो आई हैड नो ऑप्शन कि भाई मैं मतलब है कि कोई चांस नज़र आए मुझे, इतने लोग हैं यहाँ पर और लोकल भी हैं यहाँ पर। तो उसने कहा जी उन्होंने मुझसे इतने सवाल किए, जितने भी सवाल किए मैंने उनके जवाब दिए, वो अर्बन बिजनेस प्रोसेस से रिलेटेड थे, ERP से रिलेटेड थे, तो उसको माशाल्लाह एक बड़ा गुड ग्रास्प ऑफ दैट, तो ही गॉट द जॉब। और उसके बाद कुछ अर्से बाद उसको पता चला कि जी उसने SAP को छोड़कर अब Oracle ज्वाइन कर लिया, और Oracle को ज्वाइन करने के बाद फिर उसने कोई और ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की है। तो मुझे कहने लगा कि मेरी डिग्री ने शायद इतना हेल्प ना किया और जितना इस कोर्स ने मुझे हेल्प किया उसमें। तो इट वाज अ प्राउड मोमेंट कि भाई हमने एक अच्छा कोर्स जो है लेकर आए अपने कॉलेज के अंदर और स्टूडेंट्स को जो है फ़ायदा हुआ। तो ये है हमारा परचेज टू पे प्रोसेस।
The first is purchase requisition, and then we have once a person create the purchase requisition, the demand जो है purchasing department में जाती है, and then they create the purchase order. By the way, purchase order is a legal document everywhere. So if anybody issued a purchase order, then he's bound to pay or purchase the item and pay the money. Otherwise, other company can take that purchase order and go to the court and get the verdict in their favor. ये legal document है. Any company who issues a purchase order, it becomes a legal document. तो इससे back out नहीं किया जा सकता. तो खैर जब परचेज ऑर्डर क्रिएट कर लिया तो फिर गुड्स रिसीव्स होंगी और उसके बाद फिर इनवॉइस आ जाती है साथ ही, और फिर हम उसको पे करते हैं. नाउ अब दूसरा हमारे पास प्रोसेस आता है जो हम, दैट इज प्लान टू प्रोड्यूस. अब ये प्लान टू प्रोड्यूस जो है ना, ये हमारे मैन्युफैक्चरिंग में कह लें आप. तो मैन्युफैक्चरिंग में हमारे पास सबसे पहले डिमांड आती है. अच्छा, डिमांड कैसे आएगी? मुख्तलिफ ज़राए हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल पिछले साल की सेल्स या पिछले सालों की सेल्स को जहां हमने एनालिसिस किया और हमें पता चला कि इस महीने में वी हैव टू मेक दिस मच ऑफ द आइटम्स, तो ये हमारी डिमांड मैनेजमेंट क्रिएट हो गई. अच्छा, कुछ डिमांड मैनेजमेंट होती है जो सेल्स ऑर्डर से रिलेटेड है कि भाई सेल्स ऑर्डर आया है तो उसके मुताबिक हमें जो है अपनी मैन्युफैक्चरिंग करनी है और उसको जो है ना अपनी डिमांड को मैनेज करना है. कुछ होती हैं जो हम प्रोड्यूस कर लेते हैं, उसको रख देते हैं, जैसे कोई ऑर्डर आया उसको हमने सेल कर दिया. तो ये हमारे अपने तरीक़ेकार हैं कि भाई हमने किस तरीके से इस चीज़ को मैनेज करना है. तो मैन्युफैक्चरिंग में सबसे पहले डिमांड आती है और उसके बाद जैसे ही डिमांड आई तो हमने देखना है कि MRP को रन करना है, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग को, कि हमारे पास मटेरियल है भी सही कि नहीं है. अगर मटेरियल नहीं है तो फिर हमें उसको परचेज करना है, और अगर वो हमने मैन्युफैक्चर करना है तो फिर वो प्लान ऑर्डर बन जाएगा उसका, और प्लान ऑर्डर बाद में प्रोडक्शन ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा. हाँ भाई ये रॉ मटेरियल चाहिए, आप इसकी प्रोडक्शन करें और फिर हम उसको इस्तेमाल करके अपनी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे. तो यहाँ पर जो है हमारी MRP जो है, अच्छा MRP जो है वो यूँ समझ लें कि प्लांट लेवल पे भी होती है कि इस प्लांट में हमने मैन्युफैक्चरिंग करनी, तो इस प्लांट में जितनी भी इन्वेंट्री पड़ी है जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस्तेमाल होगी, जो रॉ मटेरियल है वो कितना है, तो वो फिर हमने सिस्टम ने हमें बताना है कि हाँ भाई आप मटेरियल पूरा है या मटेरियल में शॉर्टेज है. जिस मटेरियल की शॉर्टेज होगी उस मटेरियल की दो चीज़ें बनेंगी. या तो बनेगा परचेज ऑर्डर, परचेज रिक्विजिशन बनेगी, या फिर उसका प्लान ऑर्डर बनेगा. अगर प्लान ऑर्डर बनता है तो इसका मतलब है कि ये इसी प्लांट में हमने मैन्युफैक्चर करके उसको इस्तेमाल करना है, और अगर परचेज रिक्विजिशन बनेगी तो इसका मतलब है कि हमने इसको बाहर से एक्सटर्नल प्रोक्योर करना है. तो जब हमारी मटेरियल रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी तो फिर हमारी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी जो है स्टार्ट होगी. तो इसमें कोई सवाल है आपके पास तो ज़रूर आप कीजिए, और अगर आपके पास सवाल नहीं है तो फिर मेरे पास सवाल मौजूद है आपसे सवाल करने के लिए, और आप लोग चैट में जवाब दे सकते हैं अगर आप देना चाहें तो. सर ये अभी हम मतलब अपर साइड देख रहे हैं, अभी हम इसके अंदर डिग डाउन करेंगे. जी इंशाल्लाह. ये पहला है ओवरव्यू, जस्ट हम आपको ओवरव्यू दे रहे हैं, डिटेल जो है इंशाल्लाह उसके बाद आएगी. ये ऑल चैप्टर नंबर 7 है या 8 है. मुझे ये बताइए कि हमारे पास जो हमने परचेजिंग सिस्टम के जो हमने बिजनेस प्रोसेसेस देखे थे वो हमने कितने देखे थे, उसको कोई नंबर आप बता सकते हैं? या 5 प्रोसेसेस थे, 6 थे? राइट डाउन करें अगर आप उसमें. वेरी गुड, आपने बोल दिया. चैट में राइट डाउन कर सकते हैं आप लोग, कोई ऐसा मसला नहीं. तो उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि सब जो है ना पार्टिसिपेट कर रहे हैं. तो हमने जो पिछला परचेज टू प्रोक्योर टू पे जो हमने प्रोसेस देखा है उसमें आप बताएं कि कितने प्रोसेसेस थे जो हमने डिस्कस किए, स्टार्टिंग फ्रॉम परचेज रिक्विजिशन टू पेमेंट.
अच्छा जी, हमारे पास 2 जवाब आए हैं और वो है जवाब के जी हमारे पास 5 हैं। तो ये देखें जी, हमारे पास 5 प्रोसेसेस हैं जो हमने डिस्कस किए। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। और फिर हमने अब डिस्कस किया प्लान टू प्रोड्यूस, जिसमें डिमांड मैनेजमेंट है, एमआरपी है और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज है। नाउ ऑर्डर टू कैश, ये भी एक बिजनेस प्रोसेस है। ऑर्डर टू कैश, इसको हम कह सकते हैं, आप सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कह सकते हैं। हम सेल्स ऑर्डर बनाते हैं, उसके बाद उस सेल्स ऑर्डर से हम डिलीवरी डॉक्यूमेंट बनाते हैं। डिलीवरी डॉक्यूमेंट में हम ये वेयर हाउस में जाता है, वेयर हाउस में से पिकिंग होती है, पैकिंग होती है और फिर उसके बाद गुड्स इशू हो जाते हैं। तो जैसे हमने गुड्स इशू किया तो हमारा सिस्टम जो है ना, वो हमें कहता है कि भाई आपका मटेरियल जो है आपके सिस्टम में से निकल चुका है। देन वी गो फॉर द बिलिंग डॉक्यूमेंट। बिलिंग डॉक्यूमेंट भी आपके सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का हिस्सा है। यहाँ आप इनवॉइस बनाते हैं, इनवॉइस जो है फिर आपको उसके बाद आपको पेमेंट जो है रिसीव करनी होती है। तो ये बेसिकली अपोजिट प्रोसेस है परचेजिंग का। परचेजिंग में पेमेंट जा रही है और सेल्स में पेमेंट आ रही है। तो ये है सेल्स ऑर्डर। उसके बाद हमने अच्छा, सेल्स ऑर्डर से भी पहले मुख्तलिफ प्रोसेसेस हैं। फॉर एग्जांपल सेल्स इंक्वायरी आती है हमारे पास, फिर वो जो कस्टमर है इंक्वायरी करने के बाद हमसे कोटेशन मांगता है, तो वो हम कोटेशन उसको जो है देते हैं और फिर उसके बाद वो हमसे सेल्स ऑर्डर जो है ना डिमांड करता है। तो ये 2 प्रोसेसेस जो है ना पीछे अवेलेबल हैं, लेकिन आप चाहें तो डायरेक्टली सेल्स ऑर्डर से भी इंक्वायरी को बाईपास कर दें या कोटेशंस को बाईपास कर दें और डायरेक्टली सेल्स ऑर्डर क्रिएट करें, तो ये भी काम चलता है। तो यहाँ पर हमने 4 प्रोसेसेस देखे, सेल्स ऑर्डर, डिलीवरी डॉक्यूमेंट, बिलिंग डॉक्यूमेंट और पेमेंट डॉक्यूमेंट। तो ये हमारा जो है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें कुछ सवाल हो तो बताइए। अब हम देखते हैं कि हमने 3 प्रोसेसेस पढ़े, जिसमें हमारा परचेजिंग प्रोसेस है और फिर उसके बाद हमारा प्लान टू प्रोड्यूस है और साथ में ऑर्डर टू कैश, यानी परचेजिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स। परचेजिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स, और ये दोनों जो हैं, ये सारे प्रोसेसेस जो हैं आप देखें तो अकाउंटिंग के साथ जो है ना मुंसलिक हैं, लिंक्ड है। ये अकाउंटिंग भी इनके साथ लिंक है और साथ में ह्यूमन रिसोर्स भी इनके साथ लिंक है। तो ये आपस में हमें नज़र तो ऐसे आता है कि जैसे ये सारे अलग-अलग डिपार्टमेंट्स हैं, लेकिन एक्चुअली ये मुंसलिक हैं एक दूसरे के साथ। अच्छा, भी कैसे मुंसलिक हैं? फॉर एग्जांपल आपको एक सेल्स ऑर्डर आता है। जैसे सेल्स ऑर्डर आया तो मैं अब आपसे एक सवाल करता हूं कि सेल्स ऑर्डर आने के बाद कौन सा बिजनेस प्रोसेस हमारा किक्ड इन हो जाएगा? सेल्स ऑर्डर आने के बाद जो प्रोसेस किक्ड इन होगा वो हमारा प्लान टू प्रोड्यूस में डिमांड मैनेजमेंट हो जाएगा। तो हमें जो है जैसे ही हमारे पास सेल्स ऑर्डर आएगा तो हमारे पास जो डिमांड मैनेजमेंट है, ये क्योंकि सेल्स ऑर्डर आया तो इसका मतलब हमें मटेरियल देना है, तो सबसे पहले हम जाके देखेंगे कि क्या मटेरियल अवेलेबल है। अगर तो मटेरियल अवेलेबल है तो हम चुप करके वो मटेरियल उसके हवाले कर देंगे, लेकिन अगर नहीं है तो मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग में पहला स्टेप जो है ना डिमांड मैनेजमेंट का आता है। तो जो सेल्स ऑर्डर है वो हमारे डिमांड मैनेजमेंट को किक इन कर देगा कि भाई ये डिमांड आ गई है, इसको जो है ना मैन्युफैक्चर करके मुझे बताओ। और डिमांड मैनेजमेंट, अब यहाँ पर हम फिर वापस चलते हैं तो देखते हैं कि सेल्स ऑर्डर से हमारे पास जो प्रोसेस किक इन होगा, अगर हमारे पास मटेरियल नहीं है तो वो प्लान टू प्रोड्यूस में चला जाएगा, डिमांड मैनेजमेंट। अब डिमांड मैनेजमेंट जब बन जाएगी तो उसके बाद एमआरपी कहता है कि जी मेरे पास मटेरियल शॉर्टेज है और मुझे एक्सटर्नली प्रोक्योर करना है, तो वो डायरेक्टली जो है ना चला जाएगा परचेज टू पे। अभी हमने ना सेल्स को हमने अभी मजीद टच नहीं किया, सिर्फ सेल्स ऑर्डर ही बनाया है और वो हमें मैन्युफैक्चरिंग में लेकर गया है, और मैन्युफैक्चरिंग से मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग जब असेस हो रही थी तो वो हमें परचेजिंग में ले गया।
अब हमने मटेरियल परचेज किया, मटेरियल रिसीव हो गया, अब हम फिर वापस मैन्युफैक्चरिंग में आ गए। अब मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी स्टार्ट हो गई हैं। जैसे ही मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज स्टार्ट हो गई, मटेरियल आया, वो वापस चला गया इन्वेंट्री में। अब सेल्स ऑर्डर दोबारा से देखेगा कि हाँ भाई मेरे पास मटेरियल आ गया तो मैं इसको अब सेल कर दूं। लेकिन इसमें जब इनवॉइस बनेगी तो वो इनवॉइस आपकी अकाउंटिंग में जाएगी, पेमेंट आएगी तो वो अकाउंटिंग में जाएगी। यहाँ से जब आप परचेजेस करेंगे, जो इनवॉइसेस आएंगी वो अकाउंटिंग में जाएंगी। यहाँ से जो आपने पेमेंट की वो पेमेंट अकाउंटिंग से आएगी, डिपार्टमेंट से। मैन्युफैक्चरिंग में जो मैन पावर चाहिए वो आपकी ह्यूमन रिसोर्स से आएगी। तो आपने देखा कि ये सारे प्रोसेसेस जो हैं आपस में किस तरह लिंक्ड हैं। इसको कौन सा आप दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे? जी उमर, आप एक्सप्लेन करना पसंद करेंगे? सर ये जो प्रोसेस आपने अभी बताया सेल्स ऑर्डर का, इसको दोबारा से एक्सप्लेन करना है। हाँ जी। ओके, सो आपने कहा था कि जब भी सेल मतलब ये सारे प्रोसेस आपस में लिंक है, एज पर पिक्चर भी यही इंडिकेट कर रहा है। जैसे हमारे पास किसी भी अगर कहीं पर भी कोई चीज़ हमारे पास इनिशिएट होती है तो थ्रू आउट प्रोसेस वो चेक होती है, और चेक होने के बाद मतलब जिस प्रोसेस के अंदर उसकी रिक्वायरमेंट होती है तो उस हिसाब से एक नया प्रोसेस इनिशिएट हो जाता है। जैसे हमारे पास सेल्स ऑर्डर आता है, सेल्स ऑर्डर के तहत अगर हमारे पास इन्वेंट्री पड़ी हुई है तो ठीक है, नहीं पड़ी हुई तो डिमांड मैनेजमेंट इनिशिएट हो जाएगा। डिमांड मैनेजमेंट में अगर कोई चीज़ें हमें दोबारा से प्रोड्यूस करनी है और उसकी हमारे पास एमआरपी कंप्लीट नहीं है तो हम परचेज टू प्रोक्योर टू पे का प्रोसेस इनिशिएट हो जाएगा। वहाँ से इन्वेंट्री पूरी होगी, इन्वेंट्री का पार्ट बनेगी, देन मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस दोबारा से कॉल होगा। मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस कॉल होने के बाद दोबारा से सेल्स ऑर्डर को कंप्लीशन दी जाएगी, और जो इनवॉइसेस आएंगी एंड में वो अकाउंटिंग में जाएंगी, और डेफिनेटली हर प्रोसेस के ऊपर ह्यूमन रिसोर्सेज शामिल होंगे। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। सॉरी सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। मैंने कहा अब आवाज़ आ रही? जी अब आवाज़ आ रही है। जज़ाकल्लाह खैर। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। हाँ, तो अब हम देखते हैं, तो ये थे हमारे जो मेन आप कह लें बिजनेस प्रोसेसेस हैं ऑर्गेनाइजेशन के, ख़ुसूसन वो जो मैन्युफैक्चरिंग की, तो उसमें ये तमाम आते हैं। और फिर हमने देखा कि आपस में ये कैसे इंटर रिलेटेड है। तो बिजनेस प्रोसेसेस जो हैं, तो वो हमने उन बिजनेस प्रोसेसेस को देखा और फिर उनके आपस में रिलेशनशिप को देखा कि इसमें ये कैसे आपस में जुड़े हुए हैं। तो अब हम देखते हैं एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग को देखते हैं अब हम, और उसमें देखते हैं कि हमारे पास जो SAP बिजनेस स्वीट है वो क्या है, और फिर उसके बाद नेटवीवर जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये जो है हमारे पास एक बड़ी इंटरेस्टिंग डायग्राम है SAP ERP के हवाले से। ये आपका ERP है, और ERP जो जिस बुनियाद पर खड़ा है वो है SAP नेटवीवर। तो SAP नेटवीवर जो है ना, ये बेस है। इसको आप यूं समझ लीजिए जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो ERP है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है बगैर ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ना सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट से बात करता है बल्कि वो कंप्यूटर के हार्डवेयर से भी बात करता है। सर सिग्नल में डिस्टॉर्शन आ रही है, आप एक बार दोबारा से रिपीट करेंगे? जी, ये जो एग्जांपल है SAP ERP की बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। ये ERP सॉफ्टवेयर है, और इसके जो बेस है ERP सॉफ्टवेयर की वो है SAP नेटवीवर। इसकी एग्जांपल आप यूं ले लीजिए कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये ERP जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, और ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस उसी वक्त ही रन होगा जब नीचे विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम लगा हुआ होगा।
और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ना सिर्फ ERP से टॉक करता है बल्कि वो हार्डवेयर से भी टॉक करता है। मिसाल के तौर पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने प्रिंट करना है तो वो प्रिंटर से भी टॉक करेगा और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से भी ये ऑपरेटिंग सिस्टम टॉक करेगा। अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आपने कोई चीज़ सेव करनी है तो वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो दोनों से टॉक करके उस चीज़ को हार्डवेयर पे सेव करेगा। तो एग्जैक्टली उसी पैटर्न पे ये जो हमारा नेटवीवर है ये कम्युनिकेट करता है बिटवीन द ERP सॉफ्टवेयर एंड द हार्डवेयर। यहां तक बात क्लियर हो गई? मुझे ना आपका रिस्पांस चाहिए होगा ताकि मैं फिर उस चीज़ को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पाऊँ या दोबारा रिपीट करूँ। आवाज़ अब क्लियर है? ओप्स, सिग्नल लॉस्ट हो गए थे। सर अब क्लियर है आपकी, पहले नहीं क्लियर थी। सॉरी। अच्छा, दोबारा से मैं और एक्सप्लेन कर दूं लेकिन अभी इसको? भी इंटरनेट का इशू आ रहा है, गैस नेटवर्क बैंडविड्थ स्लो आ रही है। अच्छा, अब मुझे बताइएगा चैट में कि आपको आवाज़ क्लियर आ रही है, फिर मैं अपना लेक्चर का अगला पार्ट शुरू करता हूँ। आवाज़ क्लियर है? अब मैंने वीडियो ऑफ कर दी है, शायद इससे कुछ बेहतर हो जाए। Guys, is voice clear now? Can you hear me clearly, please? Please confirm if you can hear me clearly. Assalamu alaikum. Please confirm if you can hear me clearly now in the chat. Please confirm if you can hear me clearly. Please confirm if you can hear me clearly now, or still distortion is there. नहीं सर, अब ठीक आ रही है आपके पास। जज़ाकल्लाह खैर। बस मैसेज कर दीजिएगा चैट में अगर आवाज़ क्लियर ना हो तो मैं उसको दोबारा फिर। थैंक यू उमर। Okay, now we are talking about this ERP, about this SAP ERP, this slide. This is an ERP software, and SAP software is based on SAP NetWeaver. It is just like we have in Microsoft Office. So take an example of Microsoft Office like an SAP ERP, and then operating system is there that can communicate between the software and the hardware of the computer. So exactly we have SAP NetWeaver working like an operating system for this SAP ERP, and communicating between ERP and the hardware. So we have SAP NetWeaver. तो ये दरमियान का जो सॉफ्टवेयर है ये काफ़ी हेल्पफुल है SAP ERP के लिए। इसकी स्पेशल जॉब्स भी हैं जो सिर्फ नेटवीवर को देखती हैं। अब ये जो है नेटवीवर हार्डवेयर से कम्युनिकेट कर रहा है। अच्छा, ये ना सिर्फ हार्डवेयर से कम्युनिकेट करता है बल्कि ये जो एक्सटर्नल एप्लीकेशंस हैं उनके साथ भी आपको कम्युनिकेट करता है। उसके अलावा अगर कोई आपकी और एप्लीकेशंस डेवलप हुई हैं उनके साथ भी आपको नेटवीवर जो है कम्युनिकेट करने में मदद देता है। ये ERP कम्युनिकेट नहीं करता डायरेक्टली,
SAP NetWeaver जो है ये कम्युनिकेट करता है हार्डवेयर के साथ, ये कम्युनिकेट करता है आपकी नॉन SAP एप्लीकेशन के साथ, या वो एप्लीकेशन जो आपने बनाई हैं अपने लेगेसी सिस्टम में चली आ रही हैं। उसके अलावा जो आपके सॉफ्टवेयर्स हैं जैसे एक्सेल है या एडोबी कनेक्ट है या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, उसके साथ भी ये कम्युनिकेट करता है आपका SAP NetWeaver। जावा और .NET एप्लीकेशन भी आप इसकी मदद से कम्युनिकेट करवा सकते हैं, वो SAP NetWeaver के साथ की मदद से आपके SAP सॉफ्टवेयर से कनेक्ट हो सकती हैं। तो ये जो है एक आपकी जो स्लाइड है ये आपको बताती है आपकी लिमिटेशंस, आपकी बाउंड्रीज, कि आप SAP के साथ कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो पता चला कि SAP NetWeaver जो है ये हमारे लिए जो है इट्स अ लाइफ लाइन, यानी इट्स जस्ट लाइक एन ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर NetWeaver को निकाल दें तो वी कैन नॉट एग्जीक्यूट SAP ERP सॉफ्टवेयर। अच्छा, इस पूरे कोर्स में जो है हम लोग यूँ समझ लें कि डेप्थ में हम नहीं जाएंगे, लेकिन हम जो है हर चीज़ को टच करते हुए जाएंगे, तो आपको अंदाज़ा होगा कि हाँ हमारा SAP सॉफ्टवेयर जो है या बिजनेस प्रोसेसेस जो है वो क्या है और किस तरीके से आपस में इंटेग्रेट हुए हुए हैं। जब हम SAP ERP की बात करते हैं तो 3 मेन कंपोनेंट जो है ना वो ERP के हैं। एक तो अकाउंटिंग है, दूसरा ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट जिसको ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं, और तीसरा जो है लॉजिस्टिक। याद रखिए 3, इसको जहन में बिठा लें, 3 चीज़ें हैं। जब हम SAP सॉफ्टवेयर को देखेंगे तो उसमें भी आपको नज़र आएगा कि हमारे पास 3 जो है ना मेन जो है ऑप्शंस आते हैं, अकाउंटिंग, ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट और तीसरा है लॉजिस्टिक्स। तो ये जो है इन तीनों से जो है हमारा ERP सॉफ्टवेयर जो बनता है। अब लॉजिस्टिक्स के अंदर जब हम जाते हैं तो फिर उसके अंदर आपको मज़ीद डिटेल मिलती है कि उसमें परचेजिंग भी मिलेगा, उसमें आपको सेल्स भी मिलेगी, प्रोडक्शन प्लानिंग भी मिलेगी, एसेट्स एंटरप्राइज भी मिलेगा, प्रोजेक्ट सिस्टम भी उसमें होगा, तो इन्वेंट्री भी होगी, वेयर हाउस मैनेजमेंट भी होगी। तो ये जो है तमाम के तमाम आपको लॉजिस्टिक्स में मिलेंगे। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमारे पास ERP में 3 सेंट्रल कंपोनेंट पे बेस करती है। और अगर मैं आपसे कहूँ कि वो कंपोनेंट जो है आप चैट में लिखें, एवरीबॉडी प्लीज राइट इट डाउन, वो कौन से 3 कंपोनेंट्स हैं जिन पर हम कहते हैं कि ERP जो है वो बेस करती है। प्लीज आई विल वेट फॉर योर आंसर्स गाइस। जज़ाकल्लाह खैर। और ये जो हमारे ERP है, SAP ERP, इससे हर कंपनी जो है बेनिफिट ले सकती है। और ये जो SAP का ERP है स्पेशली, ख़ुसूसन आप कह लें कि जो हमें NetWeaver है, ये हमें मदद करता है टू इंटेग्रेट द पीपल, इंटेग्रेट द इंफॉर्मेशन, इंटेग्रेट द प्रोसेसेस, यू नो, इनको इंटेग्रेट करने में SAP ERP जो है ना ये बहुत मदद करता है। और स्पेशली तो इसका जो NetWeaver है ये हमारे लिए इसमें कोलैबोरेशन भी है, जिसमें आप जिस तरह कहते हैं स्काइप के जरिए आप बात करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं एक दूसरे के साथ, या जैसे अगर हम कहें मूडल सिस्टम है या ब्लैक बोर्ड है जिसमें लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं, कोलैबोरेट। Can you hear me clearly, guys? Say yes in the chat. Guys, can you hear me clearly? Say yes, please. सर छोटी सी डिस्टॉर्शन आती है, लेकिन बात आप ठीक है आ रही है। Okay, thank you. Okay, so now we have like enhancement package. SAP में enhancement package कहते हैं, Microsoft में इसको updates कहते हैं। तो अब अपडेट्स क्यों बनाई जाती हैं, उसकी एक रीज़न है कि या तो कोई नई फंक्शनैलिटी आपने ऐड करनी है या कोई नई इंडस्ट्रीज में कोई, यहाँ SAP में अगर हम बात करें तो SAP तकरीबन 25-26 इंडस्ट्रीज को जो है वो
सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है, जिसमें आप जो समझ लें टेलीकम्युनिकेशन है, जिसमें पोस्टल सर्विसेज है, डिफेंस है, कंस्ट्रक्शन है, होलसेल मैनेजमेंट है, एयरलाइंस को सपोर्ट करता है, गवर्नमेंट्स को सपोर्ट करता है। तो तकरीबन 26 इंडस्ट्रीज हैं उनमें ये। अब अगर किसी भी इंडस्ट्री में कोई फंक्शनैलिटी इन्होंने नई इंट्रोड्यूस करवाई है तो वो जो है इन्हेंसमेंट पैकेज का हिस्सा होगी। उसके अलावा अगर कोई प्रोसेस इन्होंने सिंपल किया है तो वो इन्हेंसमेंट का हिस्सा होगा। तो ये जो है अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये माइक्रोसॉफ्ट के अपडेट्स और एसएपी में इन्हांसमेंट पैकेज जो है ना ये कहलाते हैं। अब इन्हांसमेंट पैकेज जो है वो यूँ समझ लें कि बाय द वे अगर आपको सर्टिफिकेशन का एग्ज़ाम देना हो तो ये स्लाइड जो है इसमें 1-2 सवाल आप कह सकते हैं कि आ सकते हैं। इसमें आपके पास जो है जो इन्हांसमेंट पैकेज हैं या जो सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ है वो आपके 2 लैंग्वेजेस में है। या तो एबैप लैंग्वेज जो है एसएपी की उसके अंदर डेवलपमेंट हुई है, या फिर आपके जो जावा है उसके अंदर आपकी एप्लीकेशन डेवलप हुई है। तो अब जो जावा में डेवलप हुआ पार्ट उसका जो है वो जावा के अपडेट्स आते हैं, और जो एबैप में एप्लीकेशन डेवलप हुई है तो वो एबैप में उसके अपडेट्स आते हैं। अच्छा, एबैप का जो अपडेट्स है उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जब आप उसको इंस्टॉल करते हैं उस अपडेट को या उस इन्हांसमेंट को, जब आप अपडेट करते हैं सिस्टम में तो वो फौरन जो है ना इम्प्लीमेंट नहीं होती, उसको एक्टिवेट करना पड़ता है। तो जब आप उसको एक्टिवेट करेंगे तो फिर वो नई फंक्शनैलिटी जो है ना वो आपको नज़र आएगी। सिंपली इंस्टॉलेशन से यानी वो डेवलपमेंट जो एबैप में हुई है वो आपको सिंपल इंस्टॉलेशन से नज़र नहीं आएगी, उसके लिए आपको उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। और जो जावा में आपने डेवलपमेंट की है और उसके अपडेट्स आए हैं तो उसको आपको एक्टिवेट नहीं करना, जैसे ही इंस्टॉल करेंगे वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। ये बात क्लियर है आपको कि जो एबैप में डेवलपमेंट हुई है, एनहांसमेंट हुई है, उसको जब आप इंस्टॉल करेंगे तो वो इम्प्लीमेंट नहीं होगी फौरन, और जो जावा में है वो इमीडिएटली इम्प्लीमेंट हो जाएगी, वो आपको नजर आना शुरू हो जाएंगी चेंजेस। जो एबैप में है उसको आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। अच्छा, एक्टिवेट आप यूं समझ लेंगे, जब आप एक्टिवेट करेंगे तो एक्चुअली आप कंपाइल कर रहे हैं, बस यूं समझ लीजिए कि आपके पास जो एबैप में आती है वो आपके पास कोड फॉर्म में यूं समझ लें इम्प्लीमेंटेशन आती है, इंस्टॉलेशन आती है, और उसको जब आप कंपाइल करते हैं, एक्टिवेट करते हैं तो वो कंपाइल हो जाती है और उसके बाद वो अवेलेबल हो जाती है। बस यूं आसान ज़बान में हम उसको यूं कह सकते हैं। अच्छा, जो इन्हांसमेंट आती हैं उसके भी सपोर्ट पैकेजेस आते हैं कि भाई अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम आ गया, कोई मदद की ज़रूरत है तो वो आपको सपोर्ट पैकेज, और सपोर्ट पैकेज की लाइफ क्या होती है, जो आपका सॉफ्टवेयर है उसके साथ उसको मैच करते हैं कि हाँ भाई आपका सॉफ्टवेयर 2 साल के लिए है तो 2 साल के लिए आपको सपोर्ट पैकेज भी मिल जाएगा। तो ये जो है इसमें तो अच्छा, इसमें एक हम देख रहे हैं डेल्टा शिपमेंट है। डेल्टा शिपमेंट जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो भी उसमें आपको जो डिलीवर किया जाता है वो सिर्फ चेंज ऑब्जेक्ट डिलीवर किए जाते हैं। ये गालबन यहाँ पर आपको नजर आएगा डेल्टा ऑब्जेक्ट जो है ऑन द टॉप। तो इसमें सिर्फ वो ऑब्जेक्ट्स आपको अवेलेबल होंगे जो चेंज होंगे। नॉर्मली जो इन्हांसमेंट आती है वो इंक्रीमेंटल इन्हांसमेंट होती है कि उसमें पिछली भी सारी चेंजेस होती हैं और नई चेंजेस भी और पिछली भी, और यानी अगर आपने वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3 है और वो आपने कोई भी इंस्टॉल नहीं किया हुआ तो जब वर्जन 3 पे आप आएंगे तो वो वर्जन 1 और 2 भी इंस्टॉल कर देगा साथ में। लेकिन जो डेल्टा शिपमेंट आती है उसमें सिर्फ और सिर्फ वो चेंजेस जो है ना, जो ऑब्जेक्ट जिनमें चेंजेस होती है वो उसमें उस इन्हांसमेंट पैकेज में जो है ना सिर्फ वही अवेलेबल होते हैं। ये हुई इंस्टॉलेशन है पैकेज के हवाले से कि
जब आप इंस्टॉल करेंगे, अगर आपके पास तो एक वर्जन 1 है तो आप वर्जन 1 ही इंस्टॉल कर पाएंगे, और वो इन्हांसमेंट पैकेज जो है इंडस्ट्री सोल्यूशन का होगा या आपके पास ERP के हवाले से हो सकता है। क्यूमुलेटिव भी इसमें आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि कंफर्म कीजिएगा आवाज क्लियर है अब चैट में जी सर, please। क्लियर है। अच्छा जी, तो क्यूमुलेटिव में जैसे आपको बताया कि 1 और 2 जो है, सपोज 2 आपके वर्जन आ चुके हैं और आप वर्जन 2 इंस्टॉल कर रहे हैं, तो उसमें वर्जन 1 ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट होगा। डेल्टा शिपमेंट में आपको जैसे बताया कि ओनली चेंज ऑब्जेक्ट विल बी अवेलेबल, और ये जो है इसमें और इसी तरह आपके पास इन्हांसमेंट पैकेज जो है जो ERP के आते हैं, तो उसी तरह आपके पास नेटवीवर के भी आपके पास इन्हांसमेंट पैकेज आते हैं। और फिर जब इन्हांसमेंट हो जाती है, आप अपग्रेड कर लेते हैं, तो आपको टेस्टिंग की डेफिनेटली ज़रूरत पड़ती है, और उसमें भी आपको क्वालिटी एश्योरेंस के लिए, टेस्टिंग के लिए, उस चीज़ के लिए आपको प्लान बनाने पड़ते हैं और वो टेस्ट करना पड़ता है। तो नॉर्मली ये होता है कि जो भी आप इंस्टॉलेशन करते हैं वो सैंड बॉक्स पे इंस्टॉलेशन करते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस जिसको कह सकते हैं आप, क्वालिटी एश्योरेंस सर्वर पे, और जब वहाँ से वो तमाम टेस्ट पास हो जाते हैं देन यू जस्ट पास ऑन टू द प्रोडक्शन सर्वर। वो दोस्त जिनको इसका अंदाज़ा नहीं है, आप यूँ समझ लें कि हमारे जो कंपनीज हैं वो 3 तरह के सर्वर जो है ना मेंटेन करती हैं। एक जो है प्रोडक्शन सर्वर है, जिसको जो इस वक्त लाइव रन हो रहा है, जिसपे सारा काम हो रहा है। दूसरा जो है वो क्वालिटी एश्योरेंस होता है, जो ऑलमोस्ट कॉपी होता है प्रोडक्शन सर्वर की, यानी वो सर्वर जिस पे लाइव काम कर रहे हैं, पूरी पूरी कंपनी का बिजनेस चल रहा है, डाटा एंट्री हो रही है, रिपोर्टें निकल रही हैं, उसकी जो रेप्लिका है, उसकी जो कॉपी है, वो क्वालिटी एश्योरेंस एग्जैक्टली उसी तरह होगा, और उस पर जो है सिर्फ टेस्टिंग होती है। और उसके बाद एक और हमारे पास लेवल आता है जिसको हम डेवलपमेंट कंप्यूटर कहते हैं या डेवलपमेंट सर्वर कहते हैं, जिसमें तमाम किस्म की डेवलपमेंट चेंजेस, ये जो भी आप कर रहे हैं, प्रोग्रामर जो काम करते हैं या डेवलपर जो काम करते हैं, जो डेटाबेस एनालिस्ट काम करते हैं उस पर, आर्किटेक्ट काम करते हैं, वो डेवलपमेंट सर्वर पे काम करते हैं। तो डेवलपमेंट सर्वर पे डेवलपमेंट होती है, फिर उसके बाद उसको हम क्वालिटी एश्योरेंस पे लेकर जाते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस में टेस्टिंग होती है। इट इज़ जस्ट लाइक रियल टेस्टिंग ऑन रियल डेटा, लेकिन वो एक कॉपी सर्वर होता है। और जब वहाँ पर सारे टेस्टिंग वगैरह पूरी हो जाती है, मुकम्मल हो जाती है, हर चीज़ सेटिस्फाइड है, फिर उस चेंज को जो है ये क्वालिटी एश्योरेंस से प्रोडक्शन सर्वर पर लेकर जाते हैं। मैं अब किसी से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो 3 किस्म के सर्वर्स मैंने आपको बताए हैं, ये इसका पार्ट नहीं थे, लेकिन अगर कोई साहब इसको दोबारा से एक्सप्लेन करना चाहें तो हमारे वो लोग जो इस कॉन्सेप्ट से फेमिलियर नहीं है कि हमारे पास 3 तरह के सर्वर क्यों होने चाहिए, वो उनको थोड़ा सा पता चल सके। प्लीज कोई साहब। सर मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी डेवलपमेंट से हूँ, तो मे भी शायद मैं क्लियर कर जरूर। सकूँ सबके कॉन्सेप्ट। जब भी हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग का कुछ पार्ट हमेशा से ना एम्बिग्यूटी रहती है उसके अंदर। तो हम लोगों ने ना अपने 3 पार्ट बनाए हुए होते हैं कि हम लोग पहले डेवलपमेंट फेज के अंदर डेवलपर जो सा वो जो डेवलपमेंट का सर्वर है उस पर एक वर्क कर रहा होता है, उसका अपडेट कर रहा होता है, डीबीज के कॉलम्स को डिज़ाइन कर रहा होता है, तमाम चीज़ें कर रहा होता है। उसके बाद वो हमारी ही ना क्वालिटी एश्योरेंस टीम के पास चला जाता है। हाँ, इसके अंदर से ये है कि हम क्वालिटी इंश्योरेंस का जो डीबी है वो लोअर कंपनीज जो होती हैं वो उसे स्किप कर देती हैं, कि वो उसे डेवलपमेंट एक्सपीरियंस पे ही रखती हैं और उसके बाद फिर उसे लाइव सर्वर पे लेके जाती हैं और वहाँ पे टेस्ट कर लेती हैं। लेकिन बेसिकली जब बड़ी बिग ऑर्गेनाइजेशन होती है तो तीनों सर्वर्स के ऊपर ही काम कर रही होती हैं। तो जो रेप्लिका सर्वर है, डेवलपमेंट से पास होने के बाद वो रेप्लिका सर्वर पे आएगा और क्वालिटी टीम उसको वेरीफाई करेगी। क्वालिटी टीम वेरीफाई करने के बाद जब उसे ओके का सिग्नल देगी तो वो फिर एज इट इज, मतलब स्क्रिप्ट्स भी रन कर दी जाती हैं लाइव सर्वर के ऊपर, और आपको लाइव मतलब ये जो पैकेज होता है, इन्वेस्टमेंट पैकेज होता है, ये भी क्लाइंट को डिलीवर कर दिया जाता है। तो इसके थ्रू आपकी प्रोग्रामिंग जो है वो 3 फेज से गुजर के जाती है, ताकि तमाम जितने भी बग्स हैं उनको हंट कर लिया जाए, उनको सॉल्व कर लिया जाए, और विदाउट क्लाइंट इंटरप्शन। जजाकल्ला। आसिफ शहजाद, आप कुछ सवाल कहना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं, प्लीज गो अहेड।
आसिफ शहजाद, आपने हैंड रेज किया है, अगर आप कोई बात करना चाहते हैं तो। अच्छा जी, अब हम आते हैं SAP के बिजनेस स्वीट पे। मेरा एक अमूमन सवाल होता है अपने जो कोर्स पार्टिसिपेंट्स होते हैं कि ये हमारे पास SAP ERP है, ये दरमियान में हम इस वक्त इस पर बैठे हैं और इस पर काम कर रहे हैं और इस पर इसी की बात कर रहे हैं। तो मैं उनसे एक सवाल करता हूँ कि क्या आपको अंदाज़ा है कि इस SAP ERP की क्या कीमत है इस वक्त? अगर SAP किसी को सेल करना चाहता है तो वो उससे क्या प्राइस डिमांड करता है इनिशियली? तो मैं आप लोगों से भी यही सवाल करूंगा, कोई अंदाज़ा है कि, और ये रकम डॉलर्स में होती है, डॉलर्स में आप बताएं कि कितने डॉलर्स का, ये यूरो में भी होती है, यूरो में क्या लें आप, क्योंकि यूरोपियन कंपनी है तो यूरो में डील करती है। तो कितने यूरो का जो है हमें ये एक जो है ना SAP ERP मिलेगा? जस्ट गिव अ सर रफ। मॉड्यूल्स पे डिपेंड करेगा मेरे ख्याल में, और ये $20,000 से स्टार्ट था मेरे ख्याल में अच्छा, ये जो सर, SAP जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का है। जी माशाल्लाह। अच्छा, कोई और साहब, कोई इन्होंने $20,000 का कहा, उसके अलावा कोई साहब कहना चाहेंगे, कोई प्राइस बताना चाहेंगे? अच्छा, इसका ना मैं एक जगह पढ़ रहा था कि ये 1 मिलियन यूरो का जो है ना SAP ERP का मॉड्यूल है। अच्छा, जब आप ERP लेते हैं तो आपको ERP तो दे देते हैं, सारा ही होता है उसके अंदर, लेकिन जो आपको एक्टिवेट करके देते हैं, फॉर एग्जांपल आपने मैनेज आपने अकाउंटिंग का मॉड्यूल इंस्टॉल करना है तो आप अकाउंटिंग का मॉड्यूल इम्प्लीमेंट कर लेते हैं और उसके बाद उसको इस्तेमाल करते रहते हैं। अब आपने अगर ERP का मॉड्यूल भी, अब सॉरी, आपने अगर परचेजिंग का मॉड्यूल इस्तेमाल करना है तो आपने परचेजिंग के मॉड्यूल को कॉन्फ़िगर करेंगे। अच्छा, इस कॉन्फ़िगरेशन की अलग कॉस्ट होती है। अकाउंटिंग को आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्पेशल टेक्निकल कंसल्टेंट्स चाहिए जो आपके सिस्टम को आएंगे, आपका जो है ना ऑर्गेनाइजेशनल डेटा जो है उसमें एंटर करेंगे, आपके बिजनेस प्रोसेसेस को जो है, आपकी जो की वैल्यूज हैं उनको एंटर करेंगे, उसके बाद आपके जो है वो मास्टर डेटा को एंटर करेंगे और फिर आपको जो है वो कहेंगे कि जी अब हम सिस्टम तैयार हो गया तो अब आप अपनी ट्रांजैक्शन जो है इसमें करना शुरू हो जाए। तो चाहे आप आपने SAP ERP खरीद लिया है, लेकिन आप उस वक्त तक इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक आप उसमें कॉन्फ़िगरेशन उसकी मुकम्मल ना कर लें। तो ये आपको कॉन्फ़िगरेशन जो है, और उसके लिए आपको स्पेशल कंसल्टेंट हायर करने पड़ते हैं। पूरा प्रोजेक्ट है, बाजू का 6 महीने, 7 महीने, साल, 1.5 साल भी लग जाता है, और उसमें जो है फिर आप अपनी टेस्टिंग करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और फिर आप उसको इस्तेमाल करते हैं। तो नॉर्मल जो है वो कंपनीज अपना फाइनेंशियल सिस्टम से मॉड्यूल से इस्तेमाल करना शुरू करती हैं। उसके बाद कोई परचेजिंग का करना चाहता है तो मटेरियल मैनेजमेंट का मॉड्यूल जो है वो इम्प्लीमेंट करवा लेता है। सेल्स का इस्तेमाल करना है तो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का मॉड्यूल जो है वो इंस्टॉल कर लेता है, इम्प्लीमेंट कॉन्फ़िगर करवा लेता है। जिसने मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो मैन्युफैक्चरिंग का मॉड्यूल कॉन्फ़िगर करा लेता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन एक जो ERP है उसकी जो प्राइस है वो है 1 मिलियन यूरो। अच्छा, ये है तो 1 मिलियन यूरो, लेकिन SAP जारी बात है बिजनेस कंपनी है, वो प्राइसेस नीचे भी लेकर आती है। अब मिसाल के तौर पे आपको उसने जो है ना 100,000 का एक पैकेज ERP दे दिया। अब क्या होगा कि ये 1 साल के लिए है, 1 साल के बाद अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर वो आपसे लाइसेंस की बात करती है कि जी आप लाइसेंस जो है ना रिन्यू करना होता है, तो हर साल आपको लाइसेंस रिन्यू करना पड़ेगा। अब उसमें फिर वो कहते हैं कि जी हम आपको 20% या 25% ऑफ द प्राइस जो है ना आपको देना पड़ेगा, तो फिर कहीं जाके आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो जो कंपनी है वो फिर उनको हर साल 20% या 25% जितना भी एग्रीमेंट होता है उस प्राइस का जिस पे वो खरीदा होता है उन्होंने, वो उनको दे हैव टू पे एवरी ईयर टू यूज दिस सॉफ्टवेयर। इस तरह जो है इस सॉफ्टवेयर की जो है ना वो आमदनी रेगुलरली चलती जा रही है। अब जब मैंने 2011 में जब मैंने SAP को देखना शुरू किया तो आई कम टू, मुझे पता चला कि इस वक्त इनके पास 1,75,000 क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स हैं जो इनका SAP का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। और ये कंपनी कब बनी थी? ये कंपनी बनी थी 1972 में। तो 1972 से 2011 2012 जो है तकरीबन 40 साल बन जाते हैं। यानी 40 साल में इनके पास जो है कस्टमर था 1,75,000। अच्छा, उसके बाद फिर जब
2012 के बाद मैंने इसको कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करता रहा, तो बड़ी तेजी से इनके कस्टमर्स बढ़े। इस वक्त 4 लाख से ऊपर आए, यानी इन 10 सालों में इनके कस्टमर जो है ना 1,75,000 से बढ़कर 4 लाख से ऊपर जा चुके हैं। तो इमेजिन करें 4 लाख कस्टमर से इनको जो है ना रेवेन्यू कितना मिलता होगा। तो आज से 5-6 साल पहले मैंने जब इसको मॉनिटर कर रहा था तो पता चला $12 बिलियन का जो है ना रेवेन्यू। अगले साल देखा तो $14 बिलियन का, फिर कुछ अर्से बाद देखा तो $21 बिलियन पर ईयर जो है इनका रेवेन्यू है, $21 बिलियन। अब मेरे ख्याल में से भी ज्यादा हो गया। तो ये जो है इसका जो ERP है। अच्छा, इसके अलावा जितने यहाँ पर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट है या सप्लायर रिलेशन मैनेजमेंट है या कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट या सप्लाई चेन मैनेजमेंट के मॉड्यूल, ये अलग मॉड्यूल्स हैं। ये ऑन द टॉप ऑफ दिस ERP जो है ना ऐड ऑन हो जाते हैं। अच्छा, इनकी क्या प्राइस है? इनके भी 1 लाख यूरो हर एक की जो है ना, 1 लाख यूरो, ये 2, 3, 4 और ये 5 लाख यूरो का जो है ना, ये आप समझ लें, नहीं 5 मिलियन यूरो का जो है ना ये सॉफ्टवेयर है पूरे का पूरा। तो अब कोई कितना इस्तेमाल करता है? हाँ, मुझे ये पता चला है कि जो अरामको है सऊदी अरब में, उन्होंने ये सारे मॉड्यूल जो है ना उन्होंने ले रखे हैं और वो इसको इम्प्लीमेंट भी किया हुआ और उसको बहुत एफिशिएंटली इस्तेमाल भी कर रहे हैं। और इन सब की बेस अगर आप देखें तो इन सब की बेस जो है वो नेटवीवर है, यानी नेटवीवर के बगैर ये सॉफ्टवेयर जो है नहीं चल सकते। हाँ जी आसिफ, आपने सही कहा, कंपनी ने 3 मिलियन का बाय किया हुआ है। वो ये SAP वाले ना जो जहाँ पर गिर जाए उसको उतना ही वो लम्स ने भी बाय किया था और लम्स वालों ने भी अच्छी खासी नेगोशिएशन करने के बाद गालबन 1 करोड़ का जो है उनको ये सॉफ्टवेयर मिला था, या आई डोंट नो 1 करोड़ थोड़ा प्लस माइनस होगा, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो इसी तरह और भी कंपनीज हैं। ये खुफिया ही रखते हैं, ज़्यादा नहीं बताते कि भाई कौन सी कंपनी से कितना बिजनेस किया है, लेकिन जिस नेगोशिएशन उनकी बहुत होती है, कंपनीज जो है वो जितने भी गिरा लें। तो नेटवीवर जो है ये बेसिकली आप यूँ समझ लें कि प्लेटफॉर्म है जिसमें आपकी तमाम एप्लीकेशन जो है SAP की वो इंस्टॉल हैं, और ये SAP नेटवीवर जो है ये नॉन SAP एप्लीकेशन के साथ भी कम्युनिकेट करता है। ये लोगों को आपस में, जैसे लोग आपस में इंटीग्रेट करते हैं प्रोसेसेस या इंफॉर्मेशन, ये सब के सब जो है ना नेटवीवर जो है इसका रिस्पॉन्सिबल है। और अगर आप यूँ समझ लें कि आपने सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर अगर आपने वो करना है तो ये जो है ना बेसिकली SAP नेटवीवर जो है ये आपको सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर भी जो है ना ये प्रोवाइड करता है। आप क्लाउड में हैं, कहीं पे भी हैं, ये आपको हर तरह से सपोर्ट करेगा। अब ये फिर आ गया हमारे पास SAP नेटवीवर जो है ये लोगों को इंटीग्रेट करता है, प्रोसेसेस को, उसके अलावा जो है आपके इंफॉर्मेशन, और ये एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म भी है। यानी आपने सॉफ्टवेयर तो खरीद लिया, अब आपको जो है कुछ स्क्रीन्स ऐड करनी है, कुछ रिपोर्टें ऐड करनी है, तो वो कैसे आप करेंगे? तो वो जो एप्लीकेशन फाउंडेशन है वो आपको हेल्प आउट करती है इस सारे प्रोसेस में, कि आप जो है वो अपनी एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, आप अपनी स्क्रीन्स डेवलप कर सकते हैं, आप अपनी रिपोर्ट्स डेवलप कर सकते हैं SAP से कनेक्टेड। SAP के अंदर डेटाबेस पे अगर कोई आपने टेबल्स बनाने हैं तो वो तमाम काम जो है वो एप्लीकेशन फाउंडेशन लेवल पे होता है। और प्रोसेस इंटीग्रेशन जो है, इसमें आप डाटा जो है वो एक्सचेंज करते हैं अपने एप्लीकेशंस के दरमियान में। तो
इंफॉर्मेशन में जो है आप का जो लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा कह लें, प्रेडिक्टिव एनालिसिस कह लें, इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है आपको मिलती है। तो बेसिकली नेटवीवर जो है ना, ये आपका बेस है आपके ERP सॉफ्टवेयर का। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? ये भी बड़ी एडवांटेजेस जो है इसके, आप यूँ समझ लें कि ओपननेस है। ओपननेस से मुराद ये कि दूसरी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं जैसे जावा है या वेबस्फेयर है या माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनके साथ ही इंटेग्रेट कर लेता है बड़े आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके अलावा जो है ये जैसे आपको बताया कि कोलैबोरेशन, अब जैसे माइक्रोसॉफ्ट एडोबे कनेक्ट है, वो लोगों को कनेक्ट कराता है, कोलैबोरेशन सॉफ्टवेयर है इसके, इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग है, बिजनेस प्रोसेसेस, डाटा इंटरचेंज है, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है ये SAP नेटवीवर जो है उनको हेल्प आउट करता है। टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप जो है ना ये कम हो जाती है, इन अ सेंस के जब SAP ने पहला सॉफ्टवेयर बनाया था वो अर्बन सीमेंस के लिए बनाया था, और उसमें उन्होंने सबसे पहले फाइनेंशियल मॉड्यूल बनाया था। 1971 1972 की बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद उन्होंने जब दूसरा सॉफ्टवेयर बनाया तो उन्होंने 10 साल के बाद कह लें रिलीज 2 आया इनका 1982 में, या 1979 से शुरू हुआ था लेकिन 1982 में जो है ना तकरीबन फाइनलाइज हुई इनकी रिलीज 2 जो है। तो वो उस मिनी कंप्यूटर्स के लिए आया था। फिर उसके बाद जो तीसरी रिलीज आई थी रिलीज 3 के नाम से, ये बड़ी जो है ना इनकी जिसको कहते हैं कि बहुत बड़ा तूफान एक किस्म का कह लेंगे, बड़ा हंगामा मचा कि रिलीज 3 आ गया। और रिलीज 3 में क्या बेनिफिट था, उसमें ये था कि आपको जो इस वक्त का इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी मौजूद है, जैसे सर्वर्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, डेस्कटॉप्स हैं, ये आप उनको इस्तेमाल कर सकते थे। कुछ स्पेशल मिनी कंप्यूटर्स या मेन फ्रेम कंप्यूटर्स बाय नहीं करना पड़ता था SAP के लिए, बल्कि आप लोग जो हैं जो करंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको आप, तो इसलिए वो कहते हैं कि लोअर टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, यानी जो एग्जिस्टिंग सिस्टम आपका IT इन्वेस्टमेंट हुई है, एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है IT का, उसको आप इस्तेमाल करके आप जो है सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये किस वजह से हुआ? ये भी नेटवीवर की वजह से जो है ना पॉसिबल हुआ। तो और फिर ये कि जो फ्यूचर की जो आपकी टेक्नोलॉजीज हैं वो भी तमाम की तमाम जो है ना SAP नेटवीवर के साथ इंटीग्रेट होंगी। और बाय द वे ये स्लाइड भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें से भी सवाल जो है ना एग्जाम में आ सकते हैं। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल आ सकते हैं। और ये डेल्टा की जो मैंने आपको स्लाइड्स बताई थी 2, इनसे भी अगर आप सर्टिफिकेशन का एग्जाम देना चाहते हैं तो ये 2 स्लाइड्स भी जो हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हांसमेंट पैकेज के ऊपर भी ये 3 स्लाइडें हो गई, इस पर भी आपको जो है ना वो ये इम्तिहान के सर्टिफिकेशन के एग्जाम के लिए जो है ना आपको इसमें बहुत आएंगी, इम्पोर्टेंट है। तो ये जो है हमारे लिए क्लियर रोड मैप कह लें कि जो फ्यूचर की जो हमारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है SAP की, वो भी तमाम की तमाम नेटवीवर पर ही होगी। तो ये है आज के यूनिट की स्लाइड्स में 1-2 सवाल दिए हुए हैं, अगर आप लोग इसका जवाब देना पसंद करें तो आप ज़रूर जवाब दीजिए इसमें। देखिए अगर आपको स्लाइड क्लियर नज़र आती है, पहले का सवाल जो है ना आप लोग जवाब लिख लें अपने पास, और उसके बाद जो है ना मैं दूसरा सवाल लेकर आऊँगा। Which of the following are primary logistic business process? Plan to produce, order to cash, accounting, management. इसका तो बहुत ही आसान। अच्छा, आंसर्स लिखा हुआ है, इसका जब S लिखा हुआ हो तो इसका मतलब है कि एक से ज्यादा जवाब है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑन दैट। हाँ, अच्छा जी, अब दूसरा सवाल आ गया हमारे पास कि जी विच वन इज द टेक्निकल प्लेटफॉर्म दैट SAP that powers SAP Business Suite? Choose the correct answer. There is only one answer for this one. तो ये आप एक जवाब जो है आपने सुनना, सॉरी फॉर दैट जी।
अब इसको जो है हम, तो इसका जवाब तैयार है आप लोगों के लिए? वेरी नाइस, आपने, उमर हैदर ने तो बहुत अच्छा जवाब भी दे दिया पहले चैट में। तो ये हमारा जो प्लान टू प्रोड्यूस और क्या ऑर्डर टू कैश मैनेजमेंट, ये हमारे लॉजिस्टिक्स के बिजनेस प्रोसेसेस हैं। और नेटवीवर जो है ये हमारा ये प्लेटफॉर्म है जो कि बेस प्रोवाइड करता है हमें। तो इंशाल्लाह ये आज का हमारा जो पहला यूनिट है वो इख्तिताम को पहुंचा है। इंशाल्लाह कल जो है हम यूनिट 2 जो है हम इस पे बात करेंगे, जो SAP ERP बेसिक एंड नेविगेशन है। तो कोई सवाल इस आज के हवाले से कोई पूछना चाहें तो प्लीज़, मोस्ट वेलकम। फ्लोर इज़ ओपन फॉर एवरीवन। और मैं अपने डॉक्टर एजाज अहमद साहब को खुशामदीद कहता हूँ। बहुत अच्छा लगा आपने ज्वाइन किया हमें। आप ये डॉक्टर साहब अपना तारुफ कराएं, फिर मैं आपका तारुफ करवाऊंगा। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हेलो, आवाज आ रही है? जी डॉक्टर साहब आपकी आवाज़ आ रही है, प्लीज़ आप अपना तारुफ करवाइए। अच्छा, हाँ जी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। असल में मैं बस ये कि एक छोटा सा बहाना था कि चलें ज़रा थोड़ा दोबारा एक मीटिंग, हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी आएगी, तो मैंने फिर कहा कि चले मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। तो तारिक साहब जो है मेरे बड़े करीबी जो है वो कोलीग हैं, और हम लोग KPPM में थे, इकट्ठे थे, और हमने मिल के SAP को वहाँ पे स्टार्टअप किया था। और फिर मैं ये कि पाकिस्तान आ गया था, तो फिर तारिक साहब ने जो है वो बाकी चीज़ें वहाँ पे मैनेज की थी। तो बस यही तारीफ है। और तारिक साहब माशाल्लाह काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं अपनी कम्युनिटी के लिए। सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी है कि हम पाकिस्तानी कम्युनिटी को अपलिफ्ट करना चाहते हैं। और इस वक्त अमेरिका, यूरोप में, जब मैं कनाडा में था, मैंने देखा था कि इंडियंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा है। यानी हम लोग ये समझे कि पाकिस्तानी उनकी निस्बत जो है वो आटे में नमक के बराबर है। तो हमारी कोशिश यही होती है कि जो हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो SAP में आएँ और फिर अपनी कंट्री के लिए और अपने नेशन के लिए एक नाम पैदा करें, और हमारी एक रिकग्निशन हो SAP के पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया में। जी तारिक साहब। जज़ाकल्लाह खैर एजाज भाई। डॉक्टर एजाज साहब जो हैं ये पाइनियर हैं हमारे। जो आज SAP आप लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं, ये एजाज भाई के मरहून मिन्नत है। अगर एजाज भाई जो हैं ये KPP में जब थे तो इन्होंने SAP से रब्ता किया और SAP को जो है अपनी यूनिवर्सिटी में लेकर आए। तो जब ये जाने लगे तो उसके बाद मैंने इनसे टेकअप किया था। तो ये बेसिकली हमारे पाइनियर्स में से हैं, और इन्होंने इस चीज़ को जो है शुरू किया, और उसकी जो है ना आज जो क्लासेस आप तक पहुंच रही हैं, ये असल में इन्हीं की, अगर ये ना लगा होता तो शायद मुझे कभी ख्याल भी ना आता कि मुझे इस तरफ जाना है या इसको मुझे आगे लेकर चलना है। तो इंशाल्लाह इसका सत्या जारिया जो है वो एजाज भाई की तरफ जाएगा इंशाल्लाह। और जहाँ तक जैसे एजाज भाई ने बताया कि आजकल जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये 2015 की बात है जब SAP वालों ने मुझसे रब्ता किया सऊदी अरब के हवाले से। तो उन्होंने कहा कि तारिक हमें वर्ल्ड वाइड, ये 2015 की बात है, वर्ल्ड वाइड हमें 50,000 कंसल्टेंट्स की ज़रूरत है। 50,000 कंसल्टेंट्स की ज़रूरत है, ये याद रखिए उन्होंने कहा था। तो उसके, और उसमें 5,000 कंसल्टेंट्स सिर्फ सऊदी अरब में चाहिए। और ने ये भी कहा था कि जी जो 5,000 कंसल्टेंट सऊदी अरब में चाहिए, ये 50% ऑफ द मिडल ईस्ट जो है ना, ये हमें ये रिक्वायरमेंट है हमारी यहाँ पर। यानी मिडल ईस्ट में उनको 10,000 कंसल्टेंट चाहिए थे, जिसमें से 5,000 सिर्फ सऊदी अरब में, और वर्ल्ड वाइड उनको 50,000 कंसल्टेंट चाहिए थे। 2020 की बात कर रहा हूँ मैं। तो उसके लिए उन्होंने फिर बहुत से इनिशिएटिव लिए, और उसमें से एक इनिशिएटिव जो है ना ये था कि हम SAP में लोगों को सर्टिफाई करवाएं,
और उस सर्टिफिकेशन के लिए उन्होंने YPP के नाम से, यंग प्रोफेशनल के नाम से जो है इन्होंने यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें ये बच्चों को सिलेक्ट करते थे और उनको सर्टिफिकेशंस करवाते थे, ये यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों को। फिर इन्होंने डुअल स्टडी प्रोग्राम शुरू करवाया, और वो भी जो है उसमें उन्होंने यही था कि यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स थे जो अपनी मेजर, किसी भी मेजर में वो कर रहे हैं, अपना मास्टर्स कर रहे हैं, बैचलर्स कर रहे हैं, तो वो साथ साथ SAP की सर्टिफिकेशन भी कर लें। तो ये चीज़ जो है ना, आप देखें कि SAP की डिमांड जो है वर्ल्ड वाइड कितनी है। और उसमें ये पाकिस्तान में भी आए थे और उन्होंने मुझे भेजा पाकिस्तान में, जिसमें मैंने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जो है मैंने 3 सेशंस भी लगाए और वहाँ के यूनिवर्सिटीज़ को इनकरेज किया कि भाई आप लोग इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, ताकि आप लोगों को जो है आप लोगों के जो स्टूडेंट्स हैं वो सर्टिफाइड हों और मार्केट में जाएं तो नाम पैदा करें। उस वक्त मैंने, आप इमेजिन करें कि SAP के जो कोर्सेज या ट्रेनिंग्स, नंबर ऑफ ट्रेनिंग्स जो थे इंडिया में अगर लाखों में है, तो पाकिस्तान में सैकड़ों में या हज़ारों में, 1000 में थे सिर्फ, और वहाँ पर लाखों में थे। तो बहुत फ़र्क था, बहुत फ़र्क था। तो एनीवे, ये हमारी एक इनिशिएटिव है, जितना भी हो सके अपने दोस्तों को बताएं और उनसे कहें कि इसको ज्वाइन करें, इस कोर्स, और इंशाल्लाह। और उसके लिए कोई मदद की ज़रूरत हो तो डॉक्टर अहमद जिब्रान जो हैं और उनकी मक्का फाउंडेशन जो है, दे विल डेफिनेटली हेल्प यू गाइस, और बाकियों को भी लेकर आएँ इंशाल्लाह। क्लास तो चल ही रही है, सबका फ़ायदा हो जाए। जी, कोई और साहब कुछ? तारिक भाई, एक बात जी जो जी मैं करना चाह रहा था, जी। मैं असल में ये कहना चाह रहा था कि फास्ट के पास भी पिछले 6 साल से लाइसेंस है, तो हम लोग यहाँ करा रहे हैं। मैं 2-3 साल से ज़रा नहीं करा सका हूँ, हमारा लाहौर कैंपस करा रहा था। लेकिन जो मैंने 2016 में या उससे पहले करवाया था, तो उसकी बेसिस पे मुझे अभी तक यहाँ तक याद है कि 2016 तक हमारे 22 स्टूडेंट्स को SAP की जॉब्स मिली है और कंसल्टेंसी की है। उनमें से काफ़ी सारे जो हैं इस वक्त यूरोप और अमेरिका में हैं, मेरे से रब्ता रहता है उनका। तो ये एक फास्ट की तरफ से जो है एक मतलब समझे कि एक नॉलेज बेस लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड की गई है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। बहुत खुशी की बात है एजाज भाई, जज़ाकल्लाह। थैंक यू जी। जज़ाकल्लाह। सर मेरा एक क्वेश्चन है, इस सेशन से रिलेटेड तो नहीं है लेकिन इस सेशन में किसी हद तक कनेक्टेड है। जैसे आपने कहा कि हम इसे डीप डाउन नहीं करेंगे ज़्यादातर, मतलब हम लोग सिर्फ प्रोसेस को पढ़ रहे होंगे। कोई सर्टिफिकेशन अबैप भी करवाएगी? आप लोग फ्यूचर में कोई प्लान कर रहे हैं अबैप करवाने का? बड़ा अच्छा सवाल किया है। मेरे एक कोलीग हैं, उनको मैंने रिक्वेस्ट की है कि भाई आप ABAP जो है वो तैयार करके ट्रेनिंग दें। हम असल में सर्टिफिकेशन नहीं करवाते, ये हम जो इंस्टीट्यूट है ना, यूनिवर्सिटी के जो लोग हैं या यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर साहिबान हैं, ये इस से सर्टिफिकेशन से थोड़ा दूर ही होते हैं। सर्टिफिकेशन के लिए आपको खुद एफर्ट करनी पड़ती हैं। हम इंट्रोडक्टरी लेवल का कोर्स करा सकते हैं, जिसमें आपको बता सकते हैं कि अच्छा भाई ये आपकी जो उसमें यूँ समझ लें कि मे बी 50% ऑफ द सर्टिफिकेशन मटेरियल कवर हो जाएगा या 40% ऑफ द मटेरियल कवर हो जाएगा। तो उससे आपको एक अंदाज़ा मिल जाता है कि हाँ यार, ये फील्ड मेरा है कि नहीं है। अब मिसाल के तौर पे जब हम आपको इस कोर्स के हवाले से प्रैक्टिकल एग्जांपल, जब आप केस स्टडीज आपको देंगे करने के लिए, तो उसमें आप देखेंगे कि अच्छा ये सारे बिजनेस प्रोसेसेस हैं जिनको आपने टच किया। अच्छा, ये आपस में बिजनेस प्रोसेस इस तरीके से भी लिंक्ड होते हैं। वो बड़ा अच्छा एक, स्पेशली जब आप सेल्स की करेंगे एक्सरसाइज केस स्टडी, तो आपको उससे अंदाज़ा होगा। दूसरा जो है, हम जब कन्फिग्रेशन का पार्ट इसमें टच करेंगे इंशाअल्लाह, तो आपको अंदाज़ा होगा कि अच्छा यार, ये कन्फिग्रेशन इस तरीके से होती है। नॉर्मली आप यूँ समझ लीजिए कि मैं जब 2001 में मुझे कनाडा में था, तो मुझे SAP का सॉफ्टवेयर देखना था, तो मुझे 10 साल लग गए, सॉफ्टवेयर नज़र नहीं आया कि मैं कंपनी में, जारी बात है जो कंपनी में होता है वो हाथ नहीं लगाने देते, और नॉर्मल ये एक्सेस में होता नहीं है, कितना महंगा सॉफ्टवेयर था।
तो SAP सॉफ्टवेयर में 10 साल तक देख ही ना सका। चाहिए जाएगी कि मैं उस पर काम करता या सीखता, लेकिन यहाँ पर अब आप लोगों के पास फैसिलिटी है कि आप ना सिर्फ देखें बल्कि उस पर काम करें और उसको ट्राई करें। अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन का कोर्स हम आपको करवाएंगे इसके अंदर, वो भी हम आपको बेसिकली हम 12 से 15 घंटे में वो करवाते हैं कोर्स, लेकिन उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आया ये कॉन्फ़िगरेशन का जो पार्ट है ये मेरे मिजाज के मुताबिक है या नहीं है, मुझे इस पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो ये है इसमें। आप यूँ समझ लें कि हम 20-30% तक तो सर्टिफिकेशन का मटेरियल कवर करेंगे इसमें, लेकिन बाकी जो है फिर आपको अपनी मेहनत से करना पड़ेगा अगर आपके मिजाज को। अमूमन ये होता है कि आदमी दाखिल हो जाता है मोहब्बत में आके 5 लाख 10 लाख रुपए लगा देता है, और जब लगाने के बाद पता चलता है कि यार ये कोर्स तो मेरा नहीं था, तो उस जो है ना सरप्राइज से आदमी अपने आप को बचा लेता है अगर वो इस कोर्स में रजिस्टर हो जाए और इसको जो है ना अपना मतलब यहाँ से आइडियाज ले ले। तो जी उमर। यस सर। जैसे इजाज़ साहब कह रहे थे कि फास्ट से करवा रहे हैं, फास्ट में मतलब फास्ट के ग्रेजुएट्स को करवाया जा रहा है। जी इजाज भाई, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? जी, फास्ट के ग्रेजुएट्स को वही करिकुलम करवाया जा रहा है जो हम यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल में करवाएंगे, यानी इंट्रोडक्टरी लेवल का जो SAP का है वो। और एक्चुअली हो ये रहा है कि जो जो दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो SAP यूनिवर्सिटी अलायंस के साथ मुंसलिक हैं, और SAP यूनिवर्सिटी अलायंस वालों ने SAP को प्रमोट करने के लिए या उनके जो डिफरेंट कोर्सेज करिकुलम बनाए हुए हैं, और हम लोग जो हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने वाले हैं हम उस करिकुलम को फॉलो करते हैं। तो इस वक्त भी जो आप ये सर्टिफिकेशन का मटेरियल पढ़ रहे हैं ये भी हमारे करिकुलम का हिस्सा है। अगर आप मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जाएँ वर्ल्ड की, उसमें आपको नज़र आएगा कि ये जो कोर्स इस वक्त आप कर रहे हैं ये यूनिवर्सिटीज़ में 600 लेवल पे करवाया जाता है। तो मैं देखता हूँ अगर मेरे पास कोई यहाँ पर किसी यूनिवर्सिटी का जो है ना सिलेबस अगर मुझे नज़र आ जाता है तो मैं आपको शेयर करता हूँ। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ डलहौजी है, इसमें अगर आप देखें यूनिवर्सिटी ऑफ डलहौजी का, तो ये 600 लेवल कोर्स है, और ये वही कोर्स है, देख रहे हैं आप, बिजनेस प्रोसेस इंटीग्रेशन विद यूजिंग SAP ERP ऑल 2018 में करवाया था। तो ये वही जो है कोर्स है जो हम यहाँ पर इस वक्त आपको करवा रहे हैं, और ये हम यूनिवर्सिटी अलायंस प्रोग्राम के तहत करवा सकते हैं। जहाँ तक सर्टिफिकेशंस की बात है या कॉन्फ़िगरेशन के कोर्सेज की बात है, वो हमारी डोमेन नहीं है, वो है SAP एजुकेशन की डोमेन। अगर आपको कुछ करना है तो SAP एजुकेशन के पास जाएं। लेकिन मेरा ख्याल है जी जी ऐसे गॉट इट सर, आप बताएं, आप बता रहे थे कुछ। जहाँ तक SAP अब इसकी सर्टिफिकेशन की बात है, अगर आप जैसे फास्ट में लोग हैं तो फास्ट के बच्चों को ये एलिजिबिलिटी हासिल है कि वो इसकी सर्टिफिकेशन का इम्तिहान दे सके, बल्कि उनके पास तो ये भी एलिजिबिलिटी है कि वो उनको जो ट्रेनिंग मटेरियल अवेलेबल हो सकता है एज ए स्टूडेंट, और वो भी फास्ट के तौर पे, क्योंकि फास्ट की जो है यूनिवर्सिटी वो SAP यूनिवर्सिटी अलायंस से मुंसलिक है। तो उनके तहत भी ये लोग अगर चाहें तो फाइनेंस की सर्टिफिकेशन लेना चाहें तो कर सकते हैं, मटेरियल मैनेजमेंट की, परचेजिंग की, यानी जितनी भी आपको इस कोर्स के अंदर नज़र आएंगी वो सर्टिफिकेशन, प्लस ABAP प्लस SAP HANA, वो करना चाहें तो वो कर सकते हैं। 12-13 के करीब सर्टिफिकेशंस हैं, ये हर यूनिवर्सिटी अलायंस की स्टूडेंट जो है ना वो कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। जैसे अब ये अपने जो हमारे डॉक्टर अहमद जिब्रान साहब हैं, इनका इदारा भी मुंसलिक है SAP यूनिवर्सिटी अलायंस के साथ, जिसकी वजह से हम ये कोर्स आप तक पहुंचा पाए हैं। तो इनके इदारे में भी जो बच्चे हैं वो बच्चे भी जो है अगर चाहें तो SAP यूनिवर्सिटी अलायंस के तहत वो जो ट्रेनिंग मटेरियल है उनको मिल सकता है और वो सर्टिफिकेशन का इम्तिहान दे सकते हैं, भले वो SAP ABAP हो, भले वो SAP HANA डेटाबेस हो, या ERP कॉन्फ़िगरेशन फॉर अकाउंटिंग हो, या
परचेजिंग, मटेरियल मैनेजमेंट कह लें आप, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन या प्रोडक्शन प्लानिंग, जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं इनके इदारे के तहत, इनके स्टूडेंट्स। जी जानूंगा सर, आपने आंसर कर दिया है। अब बाकी मैं अब जज़ाकल्लाह खैर। जिब्रान तो साहब सर चाहता हूँ। आज के सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू वेरी मच। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, Thank you. नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम सर, अल्लाह हाफ़िज़ सर। अल्लाह हाफ़िज़।